आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी तमाम खबरों के साथ। तो देखिए, बड़ी जानकारी। आज से 2 दिवसीय कश्मीर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें, शेर कश्मीर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग लेंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में कई परियोजना का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और JKCIEP का भी शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। जम्मू कश्मीर में कई परियोजना का उद्घाटन करेंगे और मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। 21 जून को SKICC में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे, बात करेंगे पीएम मोदी। योग दिवस पर देश दुनिया को संदेश देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम कश्मीर पहुंचेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ से योग दिवस पर पीएम देश और दुनिया को अपना संदेश देंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पीएम मोदी के श्रीनगर दौरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शाम करीब 6 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में भाग लेंगे पीएम मोदी। और आपको बता दें, पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला उनकी रखेंगे। यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना JKCIP का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी 21 जून को सुबह करीब 6:30 बजे श्रीनगर के SKICC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में प्रतिभाग करेंगे, हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद योग सत्र में भाग लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 21 जून यानी कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में योग दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, JKCIEP का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। 21 जून को SKICC में आयोजित समारोह में भाग लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में प्रतिभाग करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे पीएम। आपको जानकारी दे दें कि बेहद महत्वपूर्ण उनका दौरा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी JKCIEP का भी शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर रखी है। चलिए रुक करेंगे अगली जानकारी की तरफ। तो आज मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्ट्राइक कोर 1 में जवानों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री और आर्मी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ मुलाकात उनकी होगी। और आपको बता दें, योग दिवस पर भारतीय सैनिकों के साथ योग करेंगे पीएम मोदी। तो रक्षा आपको भी जानकारी दे दे, योग भी करेंगे पीएम मोदी, भी योग करेंगे। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह भी योग करते हुए नजर आएंगे और योग दिवस पर भारतीय सैनिकों के साथ योग करेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को सेना के जवानों के साथ स्ट्राइक कोर 1 में योग करते नजर आएंगे और वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। देर शाम को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्ट्राइक कोर 1 में भारतीय सेवा के जवानों के साथ मुलाकात करेंगे। आर्मी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सैनिकों के साथ योग करते हुए नजर आएंगे। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर प्रशासनिक जो अलमा है वो जुटा हुआ है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे बजट की। तो देखिए, बजट 2024 से 25 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। मोदी 3.0 में पेश होगा ये पहला बजट। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्री बजट मीटिंग करेंगी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होगी प्री बजट मीटिंग।
2024 से 25 का बजट पेश करने से पहले ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अर्थशास्त्रियों के साथ प्री बजट मीटिंग होनी है। उद्योग मंडलों के साथ चर्चा करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो देखिए, मोदी 3.0 में पेश होगा ये मोदी सरकार का पहला बजट। 2024 से 25 की तैयारियां शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि किन चीज़ों पर चेंजेस करना है, क्या कुछ लागू करना है, किन चीज़ों पर बढ़ाना है, घटौती करनी है और किन चीज़ों पर अधिकतर मात्रा में मुनाफा यहाँ पर हो सकता है। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं बजट 2024 से 25 में जो देखने को मिलेगी वो अब शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब बजट पेश करेंगी। मोदी 3.0 में पेश होगा ये पहला बजट। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्री बजट मीटिंग करने वाली है। ये भी आपको बता दें, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में प्री बजट मीटिंग होगी, बेहद खास मानी जा रही है। 2024 से 25 का बजट पेश करने से पहले मीटिंग करेंगी निर्मला सीतारमण। अर्थशास्त्रियों के साथ प्री बजट मीटिंग करेंगे और उद्योग मंडलों के साथ चर्चा करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो देखिए, बजट 2024 से 25 की तैयारियां फिलहाल शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बेहद खास इस बार का बजट होने वाला है। क्या कुछ चेंजेस होते हैं वो देखना होगा, लेकिन देखिए, मोदी 3.0 में ये पहला बजट पेश होने वाला है और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्री बजट मीटिंग भी करने वाली। तमाम जो अर्थशास्त्री है उनसे बातचीत करेंगी और आपको बता दें कि अध्यक्षता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में प्री बजट मीटिंग होनी है। 2024 से 25 बजट का जो बजट है वो पेश करने से पहले मीटिंग करेंगी निर्मला और अर्थशास्त्रियों के साथ प्री बजट मीटिंग ये उनकी होने वाली है। उद्योग मंडलों के साथ चर्चा भी करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो देखिए, उद्योग मंडलों के साथ चर्चा करेंगे वित्त मंत्री और अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग भी करेंगी निर्मला सीतारमण। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बजट 2024 से 25 की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है और बजट पेश करने से पहले आज बैठक होगी, बातचीत होगी, अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। मोदी 3.0 में पेश होगा ये पहला बजट। आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्री बजट मीटिंग करने वाली है अर्थशास्त्रियों के साथ और उन्हीं की अध्यक्षता में ये प्री बजट मीटिंग हो रही है। और आपको बता दें कि उद्योग मंडलों के साथ भी चर्चा करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मीनाक्षी शरियान संवाददाता जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, बजट 2024 से 25 की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और जानकारी ये सामने आ रही कि जल्दी बजट पेश हो जाएगा और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको लेकर प्री बजट मीटिंग करेंगी, अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत करेंगी। क्या अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए शिखा, ये जो बैठक है वो लगातार चल रही है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री जो है निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट यानी कि 2024 से 2025 की तैयारियों के लिए नई दिल्ली के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ जो है वो बजट पेश करने से पहले परामर्श की बैठक उन्होंने कल भी की है और बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जो जानकार है, राजस्व है, वित्तीय सेवा और कॉर्पोरेट मामलों के विभागों के जो सचिव है उनके साथ साथ मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है उन्होंने भी हिस्सा लिया है। अब इस बैठक में बेहद ही जरूरी यहाँ पर लोगों के लिए काफी चीजें जो है वो डिस्कस की गई है। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ हुई बैठक यानी कि जो कल बैठक हुई थी उसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर ऋषिका। इस बैठक में राजकोषीय मजबूती को रास्ते पर कायम रहने के लिए और लघु और मध्यम उद्योगों के उत्पादन से जुड़ी ये बैठक हुई है। रोजगार सघन क्षेत्रों में नई नौकरियों की भर्ती और खपत बढ़ाने के दौर को लेकर ये चर्चा हुई है। यानी कि इस बैठक में ज्यादा जो जोर रहा है वो रहा है रोजगार पर। रोजगार यहाँ पर लोगों को देने के लिए क्या कुछ यहाँ पर काम करने चाहिए उस पर यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही इस बैठक के बाद स्वदेशी जागरण मंच के जो राष्ट्रीय सह संयोजक है अश्वनी महाजन, इन्होंने बताया कि सरकार ने राजकोषीय समझदारी दिखाई है और राजकोषीय घाटे को काबू में रखा है और
अभी संशोधित जो अनुमान है उसको पॉजिटिव संकेत जो है वो मिल रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो रखा है, यानी जीडीपी का जो लक्ष्य रखा है वो 5.1% रखा है, यानी 16.85 लाख करोड़ रुपए तय किया है। और 2024 की अगर हम बात करें तो 5.8% यहाँ पर जो है जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इससे जो पहले का अनुमान है वो 5.9 जताया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो जोर दिया गया है इस बैठक में चर्चा के दौरान वो दिया गया है नौकरियों की उत्पादन पे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है सरकार काम करेगी, और इसके साथ ही नीतियां अर्थव्यवस्थाओं की अधिक रोजगार पर केंद्रित जो मेन पॉइंट है वो रहेगा रोजगार पर। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो निदेशक है नागेश कुमार, उन्होंने बताया है कि इसमें बजट की प्राथमिकता पर खुलकर जो चर्चा हुई है, हमने इस मुद्दे को उठाया और कैसे सतत वृद्धि की गति और पूंजीगत व्यय को कायम रखा जाए इस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। बजट की प्राथमिकता नौकरियां पैदा करना होना चाहिए। इसके अलावा अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था की क्षमता पर आधारित उपायों पर भी चर्चा की है। ये उपाय जो है वो विकास पर आधारित होने चाहिए और विकास की गति को कायम रखने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश और उपभोग को बढ़ाए जाने की जरूरत पर यहाँ पर जोर देने की बात की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर पूंजीगत जो व्यय है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये यहाँ पर अर्थशास्त्रियों ने जो है निर्मला सीतारमन को बोला है। इसके साथ ही बैंक के जो लाभांश का जो कुछ हिस्सा है उस पर भी सुझाव दिए गए हैं कि उसका किस तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। और यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वित्त वर्ष जो 2025 तक का जो भी बजट रहेगा, केंद्र में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य जो है वो 16.9% बढ़ाकर 11.1 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो इस बार बजट का जो मेन फोकस है रोजगार की तरफ होगा। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की और बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें बूंद बूंद को तरसते दिल्ली वासी, भीषण गर्मी से पानी से दिल्ली बेहाल है। अब वीवीआईपी क्षेत्रों में भी पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। और देखिए दिल्ली में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और पहले तो छोटे मोटे क्षेत्रों पर इस तरह की समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन अब वीवीआईपी क्षेत्रों में, पॉश कॉलोनियों में भी अब पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। आपके राज्य में दिल्ली प्यासी है, दिल्ली से पलायन लगातार लोग कर रहे हैं। टैंकर्स भी पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे। जिस क्षेत्र में संख्या लाखों के करीब है वहां पर 20-30 टैंकर आ जाते हैं तो क्या ही आपूर्ति कर पाएंगे, तो सोचने वाली बात है। लेकिन जल संकट पर मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। गिरते हुए भूजल की चिंता केजरीवाल ने नहीं की। दिल्ली की आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी केजरीवाल को। गिरता हुआ भूजल ठीक किया जा सकता है। तो देखिए दिल्ली में पानी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली से लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली में गिरते हुए भूजल की चिंता क्या अरविंद केजरीवाल ने की है? नहीं, दिल्ली की आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। और दिल्ली के आम लोगों के हिस्से का जो पानी है उसे आपने टैंकर माफियाओं के आगे अपने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली का ये गिरता हुआ भूजल ठीक किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा और प्रभावी कार्यवाही है वर्षा जल संचयन। इससे आपको सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करना होगा। और ये देखिए ग्राफिक्स से आपको दिखा देते हैं दिल्ली में पानी की कमी क्यों है। आखिरकार दिल्ली में इस समय पारा काफी हाई है। दिल्ली के ट्यूबवेल, रेनी कुएं और नदियां पूरी तरह सूख चुकी है। और आपको बता दें प्रदूषण के कारण दूसरे जल स्रोत पीने लायक नहीं बचे हैं। और दिल्ली जल बोर्ड 129 गैलन की जगह 1000 MGD पानी ही दे पाता है। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई भी स्रोत नहीं है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली को पानी के लिए पड़ोसी राज्यों के भरोसे रहना पड़ता है। जिस तरीके से हिमाचल को हमने देखा पानी देने से इनकार कर दिया। हरियाणा से दिल्ली पानी वाली मुनक नहर से टैंकर माफिया अवैध रूप से पानी चोरी कर रहे हैं। दिल्ली में भूजल के अधिक दोहन से भूजल स्तर में भारी कमी आई है। और आपको बता दें
प्रवासी आबादी में लगातार वृद्धि से दिल्ली में पानी की कमी भी देखने को मिली है और क्लाइमेट चेंज का प्रतिकूल प्रभाव दिल्ली जल संकट का एक बड़ा कारण है। और दिल्ली में इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। पारा काफ़ी हाई है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं बैठकों का सिलसिला, बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन निजात समाधान इस समस्या का मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रदूषण के कारण दूसरे जल स्रोत पीने लायक नहीं है, इसलिए ही दिल्ली में पानी की कमी इतनी बढ़ती जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड 129 गैलन की जगह 1000 mgd पानी ही दे पाता है। ये आपको बता दें, दिल्ली के पास पानी का अपना कोई स्रोत नहीं है, दूसरे राज्य पे दिल्ली को निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली में गिरते हुए भूजल की यानी ग्राउंड वाटर लेवल की चिंता क्या अरविंद केजरीवाल आपने की है? नहीं। दिल्ली की जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो कभी आपको माफ नहीं कर पाएगी। दिल्ली के आम लोगों के हिस्से का जो पानी है उसको आपने टैंकर माफियाओं के आगे सरेंडर कर दिया। दिल्ली का ये गिरता हुआ भूजल, ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल, इसको ठीक किया जा सकता है। उसका सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी कार्रवाई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन वो आपसे कैसे होगी? लेकिन आपको इससे क्या, आप तो ब्लेम गेम, पीएम को गाली देना, अपनी जिम्मेदारियों से अपने को हटा करके मुद्दे को डाइवर्ट करना, इससे आपको फुर्सत नहीं है। आज जमुना जी भी सूखी हुई हैं। जमुना जी में जो बह रहा है वो नाले का पानी बह रहा है। क्या आपने कभी चिंता की कि जमुना जी में हर साल आने वाले पानी को कैसे रोका जाए? ये आपके विजन में है ही नहीं। कहां गया आपका विधानसभा का स्पेशल सेशन? क्या इस समय स्पेशल सेशन नहीं होना चाहिए? और चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी और 3 जुलाई तक के लिए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। देखिए बड़ी जानकारी, शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लगातार एक के बाद एक झटके उनको लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं उनकी न्यायिक हिरासत को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब 3 जुलाई तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया, लेकिन आज उनके इस मामले पर सुनवाई होनी है। जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। एमएसपी बढ़ाने पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कैबिनेट ने 14 प्रकार के फसलों पर एमएसपी पर बढ़ोतरी की। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, धान का नया एमएसपी 23 रुपए क्विंटल हो जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा बयान दिया गया है। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कपास का नया एमएसपी 7,121 रुपए क्विंटल है। मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनिए। के अंदर खरीफ की फसलों के लिए लगभग 14 प्रकार की फसलों पर जिस प्रकार से एमएसपी में वृद्धि की है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 23 रुपये कुंटल हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उसका उदाहरण है। लगभग 117 रुपये कुंटल का भाव उसमें बढ़ाया है। कपास का नया एमएसपी 7,121 रुपया, दूसरी किस्म के लिए 7,521 रुपया की उन्होंने मंजूरी दी है। ये पिछली बार की एमएसपी से 501 रुपया कुंटल ज़्यादा है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, राम तिल, कपास, सभी प्रकार की फसलों में जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी की अन्नदाताओं को दी गई पहली गारंटी पूरी होती है, जो जन कल्याणकारी भाव से किसानों के जीवन को परिवर्तन करने वाली है, किसानों की आय बढ़ाने वाली है, अर्थव्यवस्था में बड़ा भूमिका रखेगी। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, किसानों की ओर से सभी को बधाई देना चाहूंगा। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी, जहां भीषण आग हादसा घटित हो गया। उधमपुर में बाली तिरछी जंगल में आग भड़की। आग की चपेट में आकर 2 घर जलकर खाक हो गए।
दमकल की टीम मौके पर मौजूद, फायर फाइटिंग ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भीषण आग हादसा हो गया। उधमपुर के बाली तिरछी जंगल में आग भड़क गई और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग जंगलों में धधक रही है। आग की चपेट में आकर 2 घर भी जलकर राख हो चुके हैं और उधमपुर के बाली तिरछी जंगल में आग भड़की। आग की चपेट में घर भी आ गए और 2 घर जलकर राख हो गए। और चलिए बात तमिलनाडु की, जहां जहरीली शराब से 25 की मौत हो गई। बड़ी जानकारी, जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत हो गई। 60 लोगों का इलाज जारी है। जिले के डीएम एसपी हटाए गए हैं। घटना की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई। तो देखिए, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से बुधवार रात 25 लोगों की मौत हो गई। 60 से अधिक अलग अलग अस्पतालों में लोग भर्ती कराए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति के कन्नुकुट्टी को गिरफ्तार किया है।